इटर्नल्स और कैप्टन अमेरिका 4 के जरिए एमसीयू ने हमें ये बता दिया कि अगर अर्थ के अंदर कोई सेलेस्टियल हो तो उसको कैसे रोका जा सकता है। पर क्या होता अगर ये सेलेस्टियल अर्थ को तबाह कर देता या हमारे हीरोज को इससे लड़ना पड़ता? उसी पर आज की कहानी है, जब मार्वल हीरोज को एक साथ आना पड़ा था अर्थ को बचाने के लिए। ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल दिन से, जहां पर जेसिका जोन्स और ल्यूक केज अपनी बेटी के साथ पीटर और एमजे से मिलने गए थे। पीटर और एमजे की बेटी में छत पर लटक के खेल रही थी क्योंकि उसके पास भी पीटर के जैसे पावर्स थे। एमजे और जेसिका पीटर से लड़ने लगते हैं कि मे को ऐसे खेलने देना अच्छी बात नहीं है, जिसके बाद पीटर खुद को सीलिंग से लटकाता है और मे को नीचे उतारता है। पर तभी स्पाइडर घंटी बजती है। पीटर, स्पाइडर ग्वेन, माइल्स और मे सब इतनी जोर से इसको फील कर पा रहे होते हैं कि ये फिजिकली उन्हें दर्द देने लगता है। इतनी जोर से तो ये तब भी नहीं बजी थी जब गैलेक्टस अर्थ पर आया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मून गर्ल को, जो कि वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन है और वो अपने डेविल डायनासोर के साथ फैंटास्टिक फोर की तरफ जा रही होती है। फिर जीन ग्रे, प्रोफेसर एक्स एंड इवन एपोकलिप्स तक फील कर पा रहे होते हैं कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। डेविल डायनासोर फाइनली फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग यानी कि बैक्स्टर के पास पहुंचता है कि अचानक से पूरी बिल्डिंग अर्थक्वेक से शेक करने लगती है और फाइनली इस डेंजर की भनक पूरी अर्थ को लग जाती है। मून गर्ल और रीड पता लगाते हैं कि ये शेक्स अर्थ के बीच से आ रहे हैं, ना कि सरफेस से। रीड की बेटी वैल्व पूछती है कि डैड, क्या दुनिया खत्म हो रही है? कि तभी वहां वॉचर आ जाता है और कहता है कि दुनिया खत्म हो रही है। फिर उआटू द वॉचर उन्हें सच बताता है। 10 बिलियन साल पहले एक लिविंग मशीन को क्रिएट किया गया था। वो मशीन बनाई गई थी यूनिवर्स को बचाने के लिए, ब्लैक होल्स को खत्म करने के लिए। बट सालों तक इतनी डार्कनेस को खाने की वजह से वो मशीन करप्ट हो जाती है। द लिविंग मशीन बदल गई थी द अनमेकर में, जो लिटरली गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को अनमेक करने लगा, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो फाइनली द लिविंग ट्राइब्यूनल को आना पड़ा, पर वो भी अनमेकर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो दुनिया बचाने के लिए उसने अनमेकर को गहरी नींद में भेज दिया और उसे अर्थ के कोर में कैद कर दिया। पर अब वो जाग रहा है और अगर वो जागा तो अर्थ को फाड़ के बाहर निकलेगा और फिर से सब कुछ अनमेक करने लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने कहा कि अगर सेलेस्टियल बाहर आ जाता तो क्या होता, या फिर हीरोज को उन्हें फेस करना होता तो क्या होता। क्योंकि अगर आप देखो तो जो इटर्नल्स में दिखाया गया एंड इस कॉमिक्स में चल रहा है वो काफी सिमिलर है। खैर, इसके बाद फाइनली हमें मार्वल के जितने भी स्मार्टेस्ट लोग हैं सब मिलकर एक प्लान बनाते हुए दिखते हैं, जिसमें वो लोग एक टीम बनाते हैं जो अनमेकर को रोकेगी, जिसके अंदर विजन, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, इनविजिबल वुमन और द थिंग थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल खोला और सूजन के प्रोटेक्शन बबल के साथ वो सब पहुंच जाते हैं अर्थ के कोर में अनमेकर को रोकने के लिए। पर अनमेकर ने उन पे ध्यान ही नहीं दिया एंड अपने आसपास तबाही मचाना कंटिन्यू रखता है और इसका इफेक्ट बाहर दिख रहा था, जहां वाकांडा में तबाही मच रही थी, नेपाल, कनाडा, इवन नेमोर की अंडरवाटर सिटी भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। अपनी X-23, उसकी क्लोन स्काउट, अवेंजर्स, रनअवेज, चैंपियंस, जितने भी सुपर हीरोज टीम थे सब लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे सरफेस पर। वही कोर ने थिंग ट्राई करता है उस मशीन पर डायरेक्ट अटैक करने की, पर एक लेजर अटैक में ही थिंग मारा जाता है। वांडा जाती है और उसके सामने रियलिटी बेंड करने की ट्राई करती है, पर अनमेकर आसानी से वांडा की मैजिक को अनमेक कर देता है और फिर वो वांडा को भी अनमेक कर देता है। विजन ये देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और अनमेकर के सर के अंदर घुस जाता है फ्रीजिंग करते हुए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी दुनिया का पोर्टल खोलता है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बीट करती है। बेसिकली उस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ही सरवाइव नहीं कर सकती। जब अनमेकर को ये दिखता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के छाती के आर पार अटैक करके छेद कर देता है। स्ट्रेंज अपनी आखिरी सांस का यूज करते हुए सुजन स्टॉर्म को वापस से सरफेस में भेज देता है, क्योंकि स्ट्रेंज मरने वाला था और वो पोर्टल खुला रह गया। और उस दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने ना सिर्फ अनमेकर को बंद कर दिया था, बल्कि पूरी दुनिया पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी वो बंद हो गई थी। आयरन मैन आसमान से नीचे गिर गया। एंटमैन अब वापस से छोटा नहीं हो सकता था क्योंकि उसके गैजेट्स काम नहीं कर रहे थे। इवन स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स भी काम करना बंद कर देते हैं और वो मुंह के बल नीचे गिरता है। उसका मास्क
फट जाता है और वो एमजे और मे का नाम चिल्लाता है, क्योंकि ल्यूक केज और जेसिका जोन्स तो अपनी पावर्स की वजह से ठीक थे, पर एमजे और मे के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। पर ये सैडनेस थोड़ी देर ही रहती है, क्योंकि उसकी बेटी मे ने लिटरली सीलिंग को अपने हाथों के ऊपर उठाकर एमजे और बाकी लोगों को बचा लिया था। फिर दुनिया में एक बड़ा शिफ्ट आता है। लोग डरे हुए थे, पर जल्द ही उनका डर गुस्से में बदल जाता है। बॉर्डर्स और रिसोर्सेस के नाम पर लड़ाइयां होने लगती है और जंग छिड़ जाता है। हॉकाई जैसे कई हीरोज एंड बिलियंस ऑफ पीपल वहां पे मारे जाते हैं। इसके बाद कुछ हीरोज जैसे कि एक्स-मैन, ब्लैक पैंथर, शैंग-ची, डेडपूल, चैंपियंस, रनअवेज, अवेंजर्स, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं एंड विलन्स तक को मनाते हैं एक पीसफुल दुनिया बनाने के लिए। और 7 साल बाद एक न्यू सिविलाइजेशन खड़ी होती है, जहां एपोकलिप्स को छोड़ के सब साथ दे रहे थे। कुछ सुपर सिटीज बन गई थी एंड हर सुपर सिटी में एक टेलीपैथ था, जो इस नई दुनिया को कनेक्ट करके रखता था बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और इस नई अर्थ की कैपिटल थी वाकांडा। मून गर्ल, टोनी स्टार्क, वेल रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक की बेटी, शूरी, तचाला, इवन विक्टर वॉन डूम भी सामने आए थे इस दुनिया को नए तरीके से चलाने के लिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यू इन्वेंट करने के लिए। और इस यूटोपिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने स्पाइडरमैन के वेब्स को यूज किया था अलार्म सिस्टम की तरह, जो कि हर जगह फैले हुए थे। फॉगी एंड डेयरडेविल वॉच टावर पे रहते हैं एंड तभी घंटी बजती है। वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स का अटैक हुआ था, पर डेयरडेविल रुक जाता है, क्योंकि जहां ये अटैक हुआ था वहां पर ब्लेड, X-23, स्काउट और ब्लडस्टोन ऑलरेडी थे। मतलब शिकारी के जाल में शिकार खुद आ रहा था। असल में लाइट्स जाने के वजह से ऐसे नाइट क्रिएचर्स ज्यादा ही फैल गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक केव के अंदर टोनी स्टार्क और पेपर को काम करते हुए देखते हैं जब ये अलार्म बजता है, एंड तभी उनके केव में भी एक वैम्पायर आकर खड़ा हो जाता है। पर उसके पीछे आते हैं कैप्टन अमेरिका, जो अपनी शील्ड से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। वो दोनों कैप को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि कैप बहुत समय बाद दिखा था। इसके बाद कैप टोनी से कहता है कि एक वॉक पे चलोगे। मैं यूरोप पे था, जहां आयरन फिस्ट अच्छी तरह से रूल कर रहा था, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। कैप्टन उसे बाहर ले जाते हैं, जहां कैप्टन उसे बताते हैं कि टोनी, इलेक्ट्रिसिटी वापस लाने का एक तरीका है मेरे पास। टोनी कंफ्यूज था कि तभी कैप के पीछे खड़े होते हैं एपोकलिप्स, ड्रैकुला और कुछ वैम्पायर्स। टोनी फटाफट अपनी लाइट बॉम्ब फेंकता है, जो वैम्पायर्स को मार देता है, पर ड्रैकुला उसे बीच में पकड़ लेता है और कैप शील्ड से उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। असल में कैप्टन और कोई नहीं बल्कि मिस्टिक थी, जिसने कैप्टन का रूप लिया था, और ये सब बसर बस टोनी को किडनैप करने के लिए किया गया था। और जब टोनी की आंखें खुलती है तो वो पाता है कि वो यूरोप में है, जहाँ पर एपोकलिप्स का राज है और चारों ओर स्लेवरी चल रही। लोग एपोकलिप्स का बड़ा सा स्टैचू बना रहे थे। एपोकलिप्स उसे अपनी लैब में ले जाता है, जहां वो देखता है कि रीड रिचर्ड किसी मशीन के ऊपर काम कर रहा है। जब स्टार्क उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है तो वो बस इतना कहता है कि वो एपोकलिप्स की मदद इसलिए कर रहा है ताकि पावर वापस आ सके। स्टार्क एपोकलिप्स से पूछता है कि तू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां से कर रहा है, तो एपोकलिप्स उसे ऊपर दिखाता है और वहां टेफ्लॉन कॉइल थी, जिसके अंदर मैग्नेटो कैट था और मशीन उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पावर खींच रही थी। अब स्टार्क एपोकलिप्स की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करता एंड ऑब्वियसली रीड रिचर्ड भी नहीं करता, पर वहां कोई और था जो उनसे ये करवा रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि किलग्रेव था, जिसको लोग पर्पल मैन के नाम से भी जानते हैं। और वो अपनी माइंड कंट्रोल की पावर से स्टार्क को ऑर्डर फॉलो करने के लिए मना लेता है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अपने हीरोज इन लोगों को बचाते हैं। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं और अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने कुछ भी सजेशंस या सवाल पूछ सकते हैं, जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।